के साथ हम लोग चला रहे हैं, सीएनबीसी आवाज़ पर है, वो है टैक्स बचाओ। फिलहाल जो आपने शानदार रैली देखी है बाजार में, वो आपको बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दिया है पिछले एक साल में, और 100% रैली आपने देखी है निफ्टी पर पिछली मार्च से अब तक। मुनाफा आपने कमाया एफएनओ में, मुनाफा आपने कमाया कैश स्टॉक्स में, और जो दर्शक लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं उन्होंने भी कमाल पैसा इस साल कमाया है। हमारे साथ शरद कोहली साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, और वो आपको आज राय देते हुए दिखेंगे दिल्ली से कि अगर आपने इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में निवेश किया है तो किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स आउटगो कम कर सकते हैं। कोहली साहब, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार रेड जैकेट और मैचिंग टाई आपने पहनी है, बहुत ही बढ़िया आप लग रहे हैं। सबसे पहले तो चर्चा शुरू करते हैं। बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के क्या रेट्स हैं इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में? शुक्रिया शैल जी। पहले तो वीरेंद्र को भी अभिनंदन, और करोड़ों जो दर्शक जुड़े हुए हैं सीएनबीसी आवाज के, उन सबको मेरा अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल कहते हैं अंग्रेजी में नेल ऑन दी हेड, क्योंकि जिस प्रकार शेयर्स में लोगों ने पिछले एक साल में मुनाफा कमाया, लाजमी बात थी कि उसका असर आपको म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर भी देखने को मिला, क्योंकि जो डीआईआईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी उसी स्टॉक मार्केट में लगाया जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाया। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जहां तक सवाल है शैल जी, काफी हद तक इक्विटी से मिलता जुलता हिसाब किताब है। दो हिस्सों में हम बांटते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म होते हैं, अगर आप 12 महीने क्रॉस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर माने जाते हैं। अगर आप 12 महीने से कम रखते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोनों के रेट शैल जी बिल्कुल इक्विटी से मिलते जुलते हैं। 10% अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं म्यूचुअल फंड पर, इक्विटी म्यूचुअल फंड पर, हम बार बार इक्विटी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, और 15% लगता है अगर आप इसको 12 महीने से कम की अवधि में रखते हैं। तो 10% अगर आप एक साल से ऊपर चलते हैं, 12% अगर आप एक साल, 15% अगर आप एक साल से कम चलते हैं, आपको इस पे कैपिटल गेन देना होता है। ओके सर, ये बताइए कि म्यूचुअल फंड से जो होने वाली कमाई है, इस पर जो टैक्स लगता है, आपने दरों को बताया, और अगर आप देखिए समय अवधि के बारे में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल के टैक्स के बारे में बताया, इसको बचाया कैसे जा सकता है? हमने रोज ब रोज जब टैक्स रेट्स को समझा, स्लैब्स को समझा, उसके बाद हम फोकस करते हैं कि रिड्यूस कैसे करें आप अपनी टैक्स लायबिलिटी। एक म्यूचुअल फंड निवेशक जो है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकता है, वो सोर्सेस क्या है? देखिए वीरेंद्र, आप जब म्यूचुअल फंड से आने वाले टैक्स को कम करने की बात करते हैं, तो इसमें जो मैंने इक्विटी के लिए जिक्र किया था कल और परसों में, लगभग वही मेथड्स हैं। फर्क एक सिर्फ है कि एक सेक्शन 80C होता है, जिसको मैं मजाकिया मोड में 80 क्राउडेड कहता हूं, 80C, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें हैं। पर अगर हम बाकी चीजें भूल जाएं तो ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होती है, उसके अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना बाकी का टैक्स बचा सकते हैं। पर क्योंकि आपका प्रश्न है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाला जो गेन है वो कैसे बचाया जाए, तो उस पर हम देखेंगे कि वहां जो तरीके लगते हैं लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हमने इक्विटी में बात की थी। कौन से तरीके हैं? पहली बात, हम सभी निवेशकों को यह सलाह देते हैं कि वो 31 मार्च में, अगर उनको गेन हो रहा है तो 31 मार्च से पहले पहले एक बार अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अवश्य बुक कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि जिस 112A का मैंने जिक्र किया था, 112A, जिसमें आपको 1 लाख तक के इक्विटी के कैपिटल गेन पर माफी है, वही माफी इक्विटी के म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म पर भी लागू होती है। तो होगा क्या कि आप 1 लाख तक तो कम से कम बचा लेंगे, उसके बाद भले ही आप री एंटर कर जाएं, पर आपकी ये जो 1 लाख की लिमिट है एक साल में मिलने वाली, वो लैप्स नहीं होगी। तो हम सबको सलाह देते हैं कि 31 मार्च से पहले पहले आप 1 लाख रुपए का जो आपके पास लिमिट है उसको अवश्य यूज करें, उसके बाद आप री एंटर कर जाएं, क्योंकि ये आपको साल ब साल मिलती रहती है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वीरेंद्र, कल बताया था कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम अलग अलग अकाउंट्स खोलें, अपने फैमिली मेंबर के नाम म्यूचुअल फंड्स ले, तो उसमें सभी को वो 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। 5 मेंबर्स मान लीजिए घर में है, तो 5 लाख रुपए का आपका इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूचुअल फंड पर बच जाएगा। तो ये 1-2 तरीके हैं। बाकी हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे
कि उसमें जो एटीसी वगैरह से बेनिफिट मिलता है, या चैप्टर 6 से डिडक्शंस को कहते हैं जिसमें एटीडी, एटीसी, वो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने तरीके बताए ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत सोच विचार के निकाले हुए हैं, तो इन पे ध्यान देके आप बचा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए शरद जी, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस जो आपको होते हुए दिखते हैं एफएनओ ट्रेड्स में या कैश स्टॉक्स में, क्या आप उनको लंबी अवधि के टैक्स गेन इक्विटी फंड में ऑफसेट कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया शैल जी आपने सवाल पूछा है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं उसको आप लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आयकर अधिनियम में ये एक विशेष प्रावधान है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट बिल्कुल ऑफसेट कर सकते हैं। ये तो चर्चा आपने करी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स पर, लेकिन कोहली साहब, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं और निवेशक हैं जो लंबी अवधि की एसआईपी में पैसा लगाते हैं इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में। तो यहां पर भी क्या कोई नियम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट? मान लीजिए लंबी अवधि से आप एसआईपी करा रहे हैं और अब आप 5 साल का जो एसआईपी है उसमें लास्ट 1 साल के एसआईपी का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा और पिछले 4 साल का क्या होगा? या बिल्कुल शैल जी, जैसे एसआईपी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसमें निवेशक के पास चॉइस होती है, वो मंथली लगाए, क्वार्टरली लगाए, बाय एनुअल लगाए, उसके पास चॉइस होती है। अब यहां पर प्रश्न इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि आपने जो निवेश किया, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करी, वो अलग अलग समय पर करी, तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड लगाया जाता है। फीफो मेथड का अर्थ है कि जो आपने इंस्टॉलमेंट एसआईपी की पहले दी है, जब वो अपनी 1 साल की मियाद पूरी कर देगी, जब वो अपना 1 साल पूरी कर देगी, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबिलिटी बन जाएगी। इसी प्रकार जब उससे अगली करेगी, कहने का मतलब यह है कि जिस तारीख को आपने एसआईपी की वो इंस्टॉलमेंट या आपके अकाउंट से वो कटा है या आपने निवेश किया है, उस पीरियड से 1 साल गिना जाएगा। और इसी प्रकार वो कैस्केडिंग रूप में, मतलब उसको आगे 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 आप सरकते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट 1 साल पूरा करती जाएंगी, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड इक्विटी पर जो आ रहा है उस पर जो 10% टैक्स की सुविधा है वो आप बाकायदा ले सकते हैं। जी अच्छा, कोहली सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हम तमाम इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ साथ, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए क्यों ना आते हों, एक डिविडेंड नाम की टर्म जो है ना वो पीछे 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 आती है। म्यूचुअल फंड निवेशक जो है वो जब डिविडेंड का ऑप्शंस पिक करते हैं, डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझाइए एग्जैक्टली। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2 ऑप्शंस होते हैं वीरेंद्र। हमने देखा म्यूचुअल फंड इक्विटी में एक ग्रोथ ऑप्शन होता है, एक डिविडेंड वाला होता है। तो कुछ लोगों को जिनको नियमित इनकम चाहिए होती है वो लोग डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो जब डिविडेंड मिलता है तो हमने देखा कि अभी हाल में जो चेंजेस किए गए बजट के दौरान, उसमें अब डिविडेंड निवेशकों के हाथ में टैक्सेबल है। तो डिविडेंड जब आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड से, तो आपकी वो बाकी की जो इनकम्स हैं, जो बाकी के इनकम सोर्स है, बिजनेस प्रोफेशन है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, उन सब में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ये इंक्लूड होगा, ये आपकी बाकी इनकम में जुड़ जाएगा। और जिस स्लैब में, वीरेंद्र ये ध्यान दीजिएगा, जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं, मतलब आप 5% में है, 20 में है, 30 में है, नए रेजीम में मान लीजिए आप 10, 15, 20, 25, जो वहां पर लंबी स्लैब की लिस्ट है, जिस भी आप स्लैब में है, उस स्लैब से इस पर जाके टैक्स लग जाएगा। परंतु इस पे आप टैक्स चैप्टर 6A की डिडक्शंस के माध्यम से, मेरा चैप्टर 6A से मतलब था एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीई, एटीई, जितनी भी ये डिडक्शंस है चैप्टर 6A में, आप इनके माध्यम से जो 1.5 लाख रुपए, एटीसी का मैं उदाहरण लूं तो 1.5 लाख रुपए आप एटीसी से डिविडेंड होने वाली इनकम पर अवश्य बचा सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नहीं बच रहा था, परंतु डिविडेंड के इनकम पर वीरेंद्र आप बाकायदा इसको बचा सकते हैं। ये आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है डिविडेंड्स पर, जो आपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स देते हुए दिखते हैं। कोहली साहब, आपसे आखिरी प्रश्न, एनालाइज कीजिए एक टैक्स आउटगो उस फंड पर जो आपको ईएलएसएस के जरिए मिलता है 3 साल के लिए, जहां पर लॉक इन होता है, और अगर 3 साल बाद एक आपने इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लंप सम निवेश किया हो, वहां पर टैक्सेशन कितना होगा? ये ईएलएसएस स्कीम का जो बेनिफिट है, ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, बड़ा बहुत दुरुस्त आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये कंपैरिजन लोग अक्सर नहीं करते हैं। ईएलएसएस में आपको, क्योंकि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, खास टैक्स के मकसद से वो बनी होती है, तो वहां पर जो निवेश किया जाता है, एएमसीज जो निवेश करती हैं, वो थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ स्कीम में करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये निवेशक 3 साल से पहले इसमें एग्जिट नहीं ले सकता है। तो पहली बात तो आपको जो 1.5 लाख तक आप ईएलएसएस कर सकते हैं, उस पे आपको एटीसी का एडवांटेज मिलता है। 1.5 लाख का एडवांटेज का मतलब है शैल जी, अगर मैं पुरानी रेजीम के टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो करीब करीब आप 45,000 रुपए का तो सीधा सीधा रिटर्न इसमें टैक्स बचा के ले लेते हैं। अब आपने कहा कि इसको एक नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो आप 3 साल तक रखते हैं, उससे अगर हम कंपेयर करें, तो क्योंकि वो फंड्स 1 साल बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, तो आप पर जो टैक्स लगता है वो 10% के हिसाब से लगता है। अब ये उसकी एनएवी पे डिपेंड करेगा कि उसकी एनएवी कैसे ग्रो करी है, उसको हम ईएलएसएस के साथ कंपेयर करके देखेंगे और तब हम दिखा लेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन जो लगेगा इक्विटी डाइवर्सिफाइड 3 साल से ऊपर होल्डिंग पर, वो 10% से ही लगेगा, और उसको आप एटीसी के माध्यम से या चैप्टर 6A के डिडक्शन के माध्यम से नहीं बचा सकते, जबकि ईएलएसएस इन बिल्ड खुद ही एक एटीसी का माध्यम है, उसमें 45,000 का रिटर्न आपको अच्छा आ जाता है। मैं समझता हूं सभी निवेशकों को शैल जी ईएलएसएस में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये जो सीधा एडवांटेज मिलता है, ये बाकी के म्यूचुअल फंड्स को ओवरटेक कर जाता है। जितने भी हमारे दर्शक निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, मार्च का इंतजार ना करें, कृपा करके 1 अप्रैल को शानदार इक्विटी फंड डाइवर्सिफाइड स्कीम्स जो ईएलएसएस आपको ऑफर करती है, उसमें निवेश करें हर महीने। आखिर मार्च का इंतजार ना करें। अगर आपने पिछले साल ये किया होता तो आपको ना सिर्फ शानदार रिटर्न्स मिलते, उसमें आपको टैक्स भी बचता हुआ दिखता। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ आज जुड़े। कल के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, वो आपको कोहली साहब रोशनी देते हुए दिखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए वापस जुड़ते हैं बाजार से।